फिर जर्मनी ने, एडोल्फ हिटलर ने, उसने ये सोचा कि जो सोवियत यूनियन ने उसका मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए कि यूनाइटेड किंगडम और जो सोवियत यूनियन है वो मुझ पर अटैक करना चाहते हैं। फिर 30 अप्रैल 1940 में जर्मनी ने इटली के साथ मिलकर उसने सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग करने का ऐलान किया। फिर 22 जून 1941 में जर्मनी ने बारबरोसा ऑपरेशन स्टार्ट किया और उस ऑपरेशन में यह था कि उसने सोवियत यूनियन पर अटैक किया अपने 10 मिलियन फौजी के साथ, 10 मिलियन फौजी के साथ। फिर जर्मनी के जो 10 मिलियन फौजी थे बारबरोसा ऑपरेशन में उसका जवाब दिया, उससे लड़ा रेड आर्मी, जो कि सोवियत यूनियन का कम्युनिस्ट आर्मी था, उसने उसके खिलाफ लड़ा और उसका मुकाबला किया। और इस जो सोवियत यूनियन पर अटैक करने का मकसद जर्मनी का ये था कि वो कम्युनिज्म उधर खत्म करना चाहता था, वो और बाल्टिक रीजन्स थे जो यूक्रेन था, मॉस्को था, उसे हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने सोवियत यूनियन के साथ ये जंग लड़ा। और फिर अगस्त 1941 में सोवियत यूनियन और यूनाइटेड किंगडम ने इराक पर अटैक किया। वो गैर जानिबदार था, वो न्यूट्रल था, लेकिन उस पर अटैक किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर इस पर एक्सेस पावर ने उन्होंने इस पर अटैक किया और उसे हासिल कर लिया तो ये जो बकू ऑयल फील्ड्स था उस पर अटैक कर सकते हैं और इंडिया पर और बकू ऑयल फील्ड्स पर वो कब्जा कर सकते हैं पर्शियन कॉरिडोर के जरिए। तो उन्होंने पर्शियन कॉरिडोर पर अटैक किया और उस पर कब्जा कर लिया। बाल्टिक के जो रीजन्स थे उन पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था 1941 में। जो मॉस्को था और यूक्रेन था उस पर उसने कब्जा कर लिया और उसे हासिल कर लिया था। यहाँ पे जो पैसिफिक में मसला स्टार्ट होते हैं जब जापान जो यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स का गन बोट यूएसएस बेने जो कि बोट था उस पर वो अटैक करता है और उसे तबाह कर देता है। तो उसकी वजह से 1937 में ये इंसिडेंट होता है जब जापान अटैक करता है यूएस के गन बोट पर, होकर उसे तबाह कर देता है। तो नेंजिंग मसाकर था जब जापान ने चाइनीज के लोगों को मार दिया था, बहुत सारे लोगों को उधर उसके लोगों को मार दिया था। तो उसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स और उनके रिलेशनशिप था जापान का वो खराब होता जा रहा था। तो फिर जो यूनाइटेड स्टेट्स ने उसने मिनरल्स का ट्रेडिंग करना खत्म कर दिया उसके साथ, जापान के साथ उसने केमिकल्स ट्रेडिंग करना खत्म कर दिया जापान के साथ। और उसने मिलिट्री पार्ट्स, मिलिट्री की चीजें भी उसने उसके साथ जो है ना ट्रेडिंग करना खत्म कर दिया। उसने कहा कि मैं इसके साथ ट्रेडिंग नहीं करूंगा। और फिर जापान इधर भी खामोश नहीं रहा और उसने जो इंडो चाइना का इलाका था चाइना का उस पर अटैक करता है और उसे 1940 में उसे हासिल कर लेता है, उस पर कब्जा कर लेता है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम वो साथ आते हैं और वो एम्बार्गो, ऑयल एम्बार्गो भी लगा देते हैं कि ऑयल जापान की तरफ से नहीं किया जाएगा और वो असेट्स चीज़ें पर भी वो बैन लगा देते हैं कि वो उधर उसकी तरफ चीज़ें भेजी नहीं जाएंगी। फिर यहाँ पे जो जापान था उसने देखा कि जो जर्मनी है वो कामयाब होता जा रहा है यूरोप में, तो उसने उसकी वजह से उसका हौसला अफजाई हुआ, वो इनकरेज हुआ। तो उसने ब्रिटिश, डच और दूसरे 22 कंट्रीज थे साउथ ईस्ट एशिया के, उसमें सिंगापुर था, थाईलैंड था, फिलिपाइन था और बहुत बर्मा था, बहुत बड़े उधर रीजन थे, मलेशिया था, बहुत बड़े रीजन थे उधर, उसकी तरफ उसने रुख मोड़ लिया और ब्रिटिश पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। फिर 1 जनवरी 1942 में बड़े 4 कंट्रीज थे वो साथ में आते हैं। चाइना आता है, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स वो साथ में आते हैं और वो एक द अटलांटिक चार्टर डिक्लेयर करते हैं, उसका ऐलान करते हैं कि जो एक्सेस पावर है जो जर्मनी है साथ हम कोई मुआहदा नहीं करेंगे, कोई ट्रीटी नहीं करेंगे तब तक जब तक वो खुद को हमारे हवाले कर दें अनकंडीशनली, मीन्स शर्तों के बगैर। और 1943 में भी यही जो कैसेबलैंका का कॉन्फ्रेंस हुआ उसने भी उन्होंने यही दोहराया कि जापान और एक्सेस पावर वो गिव अप करें। उन्होंने गिव अप नहीं किया बल्कि एंड में जापान ने जो साउथ ईस्ट एशिया के इलाके थे उसमें फिलिपाइन था, बर्मा था और उसमें मलेशिया था, उस पर कब्जा कर लिया था और बाद में उसने फिलिपाइन पर उस पर भी कब्जा कर लिया था। 1942 में जर्मनी ने भी जो सोवियत यूनियंस के कर्च पेनिनसुला और दूसरा कॉर्केव जो इलाका था उस पर अटैक करता है और जो सोवियत यूनियंस के ऑयल फील्ड्स थे केकेएसएस, इधर से जर्मनी कब्जा करता जा रहा था इलाकों पर। जो एलाइड पावर फोर्सेस उनको हराता जा रहा था और दूसरी तरफ
नवंबर 1941 में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिकन फोर्सेस ने जो जर्मनी के और इटली के कब्जे में नॉर्थ अफ्रीका में इलाके थे उनको आज़ाद कराना शुरू कर दिया, उनके कब्जे से छुड़ाना शुरू कर दिया और उनके फोर्सेस को उधर से निकालना शुरू कर दिया। नॉर्थ अफ्रीका में बहुत सारे इलाके थे, उनमें से इजिप्ट था, उनमें से लीबिया था, उनमें से मोरक्को था। बहुत सारे इलाके हैं जो कि नॉर्थ अफ्रीका में हैं और वो जर्मनी और इटली के कब्जे में थे। लेकिन जो फोर्सेस थे, अमेरिकन फोर्सेस, यूनाइटेड स्टेट्स के फोर्सेस, उन्होंने ये 1941 में उनके कब्जे से ये इलाके छुड़ा लिए थे और फिर मई 1943 में उन्होंने जो टूनिसिया का इलाका था नॉर्थ अफ्रीका का, वो भी उनके कब्जे से वो भी छुड़ा लिया था। फिर उसके बाद जून 1943 में कॉमनवेल्थ, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने सोचा कि अगर हम जर्मनी को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर हम जर्मनी को ये चाहते हैं कि जर्मनी सरेंडर करे, गिव अप करे और हमसे जंग ना करे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसके खिलाफ बॉम्बिंग ऑपरेशन किया जाए। तो फिर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर उन्होंने बॉम्बिंग ऑपरेशन की 1943 जून में। और इस बॉम्बिंग में उन्होंने क्या किया कि हवाई जहाज़ के ज़रिए उन्होंने हवाई जहाज़ और उन्होंने एयर स्ट्राइक्स और जो एयरक्राफ्ट थे, हवाई जहाज़, उधर से उन्होंने बॉम्ब्स गिराना शुरू कर दिए जो जर्मनी के शहर थे उधर, और लोगों को बेघर बनाना शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया। और इस बॉम्बिंग स्ट्राइक्स में बहुत सारे जो शहर थे जर्मनी के, ये कहा जाता है कि 66 से ज़्यादा शहर थे जर्मनी के, वो तबाह हो गए थे इस बॉम्बिंग ऑपरेशन में। और 500,000 से ज़्यादा, इट मीन्स 5 लाख से ज़्यादा जर्मनी के लोग मर गए थे इस ऑपरेशन में, बॉम्बिंग ऑपरेशन में। और जो जर्मनी था उसका हैम्बर्ग शहर बहुत बड़ा शहर था और उसे इंडस्ट्रियल शहर कहा जाता था उस टाइम, तो वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल शहर था, ओके, उसको भी तबाह कर दिया गया था। तो इसकी वजह से, इस ऑपरेशन की वजह से जो है ना, जर्मनी बहुत ख़त्म हो चुका था और वो सरेंडर करने के किनारे को पहुंचा था, वो बहुत वीक, कमज़ोर हो गया था। फिर उसके बाद मई 1943 में जो कैनेडियंस और अमेरिकन फोर्सेस ने, उन्होंने जापानीज पर, उनके फोर्सेस पर अटैक करना शुरू कर दिया, उन पर हमला करना शुरू कर दिया। जो कि पैसिफिक रीजन्स थे उधर, उनमें से इल्यूशंस था, उनमें से मार्शल आइलैंड्स थे और बहुत सारे आइलैंड्स उनके कब्जे में थे, जापान के कब्जे में थे। फिर उन्होंने मई 1943 में कैनेडियन फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस ने जापानी फोर्सेस पर उस पैसिफिक रीजन्स उधर उनके कब्जे से छुड़ाना को शुरू कर दिया और उस पर अटैक करना शुरू कर दिया, उनके फौजियों पर अटैक करना शुरू कर दिया। और उधर उन इलाकों से जापानी फोर्सेस को निकाल दिया गया था। कैनेडियन फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस ने मिलकर उन जापान के फोर्सेस को निकाला था पैसिफिक रीजन से। सितंबर 1943 में जो इटली था उस पर सोवियत यूनियन फोर्सेस और जो एलाइड पावर्स था उनके फोर्सेस, इटली जो कि मेनलैंड पर उसका कब्जा था, मेनलैंड चाइना का इलाका है, चाइना का शहर है, सिटी है, उस पर एक्सेस पावर्स का कब्जा था। तो एलाइड पावर्स ने उन पर अटैक किया और इटली को उधर हराया। इटली के फोर्सेस को, जो फोर्सेस थे उधर उसके कब्जे में था मेनलैंड, उसको हराया और उधर बहुत बड़ा एक हार का सामना करना पड़ा इटली को। 3 सितंबर 1943 इटली सरेंडर किया और उसके जो बेनिटो मुसोलिनी हुक्मरान था उसको बनाया गया था जब इटली ने सरेंडर किया था। फिर उसके बाद जब इटली ने सरेंडर किया तो जर्मनी बहुत गुस्से में आया और उसने इटली पर कब्जा करना शुरू कर दिया, उस पर हमला, अटैक करना शुरू कर दिया। और जो बेनिटो मुसोलिनी जो कि हुक्मरान था इटली को, वो कैदी बनाया गया था, फिर उसको भी छुड़ाया। और उसके बाद 27 जनवरी 1944 में सोवियत ट्रूप्स जर्मनी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जो उसके कब्जे में लेनिनग्रेड, उसके कब्जे में जो शहर था लेनिनग्रेड, वो 1941 से लेकर 1944 तक, उस वक्त तक उसके कब्जे में था। फिर सोवियत यूनियन फोर्सेस ने जर्मनी फोर्सेस को बहुत बड़ा जो हराया, उसको बुरी तरह से हराया और उसको, जो उसके फोर्सेस थे उनको उस लेनिनग्रेड से, उस पर कब्जा था, उनको निकाल दिया गया था और उसको बहुत बड़ा डिफीट आया था, उसको बहुत बड़ा इसमें जर्मनी फोर्सेस को नुकसान आया था। और उसके बाद फिर जो बाल्टिक रीजन्स थे जर्मनी के कब्जे में, वो भी छुड़ा लिया गया था 1944 में। जो बाल्टिक रीजन्स, उसमें क्राइमिया था, यूक्रेन को भी उससे छुड़ा लिया। और उसके बाद बहुत बड़ा डिफीट, पूरी तरीके से जर्मनी फोर्सेस को हराया गया था। फिर 1945 तक जर्मनी के कब्जे में हंगरी भी था, वो भी उसके कब्जे से छुड़ा लिया गया था। जून
1944 में बहुत बड़ा डी डे कहा जाता है, जैसे डी डे, वो बहुत बड़ा दिन था एलाइड पावर्स के लिए, एलाइड पावर्स फोर्सेस के लिए, क्योंकि उन्होंने जो नॉर्मैंडी है, नॉर्दर्न फ्रांस का इलाका, उस पर कब्जा था, जर्मनी और एक्सेस पावर्स का कब्जा था, उन उसके पावर्स को उधर से, जो एक्सेस पावर्स के फौजी थे उधर आर्मी थे, उनको निकाल दिया गया था, उनको मार दिया गया था, उनको बुरी तरह से हरा दिया गया था। और नॉर्थ फ्रांस के जो इलाके थे कब्जे में, एक्सेस पावर के कब्जे में थे, उनके कब्जे से उनको छुड़ा लिया गया था, उनको आजाद किया गया था। और फिर 25 अगस्त 1944 पेरिस, जो कि जर्मनी के कब्जे में था, जर्मनी के फोर्सेस के कब्जे में था, उसको भी आजाद किया जाता है, पेरिस को भी छुड़ा लिया जाता है। जुलाई 1944 में जो कॉमनवेल्थ थे, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, उनके 4 एलाइड पावर्स, उन्होंने मिलकर जो जापान के कब्जे में, साउथ ईस्ट एशिया के इलाके थे, जापानीज फोर्सेस के कब्जे में थे, तो उन फोर्सेस को उधर से निकालना शुरू कर दिया। और जो मकीना था वो चाइना ने अपने कब्जे में हासिल कर लिया था, और जो माउंट सोंग था वो भी अपने कब्जे में उसने हासिल कर दिया था। तो इन हार की वजह से जापान का जो लीडर था, उसने नाम था हिडेको तोजो, उसका नाम था, उसने रिजाइन दिया था इस डिफीट के बाद, इन हार के बाद। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ने और एलाइड पावर्स ने सोचा कि यही मौका है, जापान को खत्म किया जाए, अगर ये मौका हम गवाएंगे तो जापान सरेंडर नहीं करेगा, यही मौका है कि जापान को खत्म किया जाए, एक्सेस पावर को खत्म किया जाए। फिर उन्होंने 1944 में बैटल ऑफ लेयट गल्फ, बहुत बड़ा बैटल था, ये बहुत बड़ा बैटल था, जापानी फोर्सेस और एलाइड पावर के फोर्सेस के बीच में बहुत बड़ा जंग था, और ये बहुत बड़ा डिफीट, बहुत बड़ा हार का सामना करना पड़ा था जापानी फोर्सेस को। तो उन्होंने ये जंग भी हारा था, एक्सेस पावर्स के फोर्सेस ने ये जंग हारा था। इसके बाद ये नजर में आ रहा था कि जो एक्सेस पावर हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, वो हारते जा रहे हैं, वो कमजोर होते जा रहे हैं, और जो एलाइड पावर्स हैं वो सक्सेसफुल होते जा रहे हैं और वो कामयाब होते जा रहे हैं। दिसंबर 1944 में जो जर्मनी था, उसने आखिरी अपना मौके से फायदा हासिल करना चाहा, उसने आखिरी जो है ना कोशिश करनी चाहिए कि वो ये चाहता था कि जो फ्रेंच और जर्मनी फोर्सेस का बॉर्डर है, जर्मन और फ्रेंच का बॉर्डर है, उस पर उधर एलाइड पावर्स के फौजी हैं, उनके बीच में जो है ना मसला क्रिएट किया जाए, प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए कि वो एक दूसरे से लड़ें और उससे वो फायदा हासिल करें। एंटवर्प जो कि पोर्ट था, जो कि बंदरगाह था, उस पर जो है ना वो हमला करे, उस पर कब्जा कर ले। लेकिन उसका ये जो कोशिश था ये भी नाकाम कर दिया गया था, एलाइड पावर्स ने इस कोशिश को भी नाकाम कर दिया था, उसके फोर्सेस को भगा दिया था उधर से, और उसके फोर्सेस को बुरी तरह से इधर हार मिली थी। 11 फेब 1945 में येल्सा कॉन्फ्रेंस होता है। उस येल्सा कॉन्फ्रेंस में ये होता है कि जो सोवियत यूनियन और बहुत सारे जो चाइना के लीडर्स, यूनाइटेड स्टेट्स के लीडर्स और जो एलाइड पावर्स के लीडर्स थे, वो साथ में आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम जर्मनी को ऑक्यूपाई करेंगे, वहां के बाद फिर उसका जो जगह उसके कब्जे में वो डिवाइड किया जाएगा, वो फिर उसके बाद होगा, और अगर सोवियत यूनियन हमारा साथ देगा तो हम जो जापान है उसको भी खत्म कर देंगे और उस पर भी कब्जा कर लेंगे। सोवियत यूनियन के फोर्सेस उन्होंने क्या किया कि जो बर्लिन, जर्मनी का बहुत बड़ा शहर था, उधर फौजी था, उस पर अटैक किया, उस पर कब्जा कर लिया, और उधर इटली के फोर्सेस उन्होंने सरेंडर की और जर्मनी के फोर्सेस ने भी उधर सरेंडर की। तो यहाँ से है ना जर्मनी खत्म हो गया था और एक्सेस पावर बिल्कुल खत्म होने वाला था। फिर उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए, उनमें से ये चेंज था, उनमें से ये तब्दीली था कि बहुत सारे तब्दीली आए, उसमें ये था कि 12 अप्रैल 1945 में जो रूजवेल्ट यूनाइटेड स्टेट्स का प्राइम मिनिस्टर था वो मर गया था, और 28 अप्रैल को जो बेनिटो मुसोलिनी इटली का हुक्मरान था उसको भी मार दिया गया था, और 30 अप्रैल 1945 में जो एडोल्फ हिटलर था, बहुत बड़ा जालिम था, उसने खुदकुशी की थी अपने हेडक्वार्टर्स में। तो इसके बाद बिल्कुल जो है ना खत्म हो चुका था एलाइड पावर्स, और फिर जो जर्मनी के फोर्सेस थे उनको मजबूर किया गया कि वो अनकंडीशनली सरेंडर करें, शर्त के बगैर सरेंडर करें। फिर उन्होंने सरेंडर कर लिया। फिर 6 अगस्त 1945 में यूनाइटेड स्टेट्स एलाइड पावर्स ने जापान के बहुत बड़े शहर थे, उसमें हिरोशिमा और नागासाकी था, उस पर बॉम्ब्स लगाए और उस पर अटैक किया, उस पर हमला किया, उस पर एयर स्ट्राइक्स, एयरक्राफ्ट के जरिए उस पर बॉम्ब्स गिराए और उसको बिल्कुल तबाह किया गया था। और टोक्यो जो जापान का शहर था उसको भी तबाह कर दिया गया था। तो इसके बाद जापान था वो पूरी तरह से हार गया था। और दूसरा इंसिडेंट ये था कि जो
मैनचोको कहा जाता है स्टेट था, जो चाइना का था लेकिन कब्जे में था, जापान के कब्जे में था। उधर उसके बहुत बड़ा तादाद आर्मी का था। उन आर्मी को कहा जाता था कोवेन उस आर्मी को कहा जाता था। उसको हराया था एलाइड पावर्स ने। तो उसके बाद इन दो इंसिडेंट्स ने इन जापान को मजबूर किया कि वो गिव अप करे, वो सरेंडर करे। फिर उसके बाद उसने सरेंडर किया 15 अगस्त 1945 में। उसने डॉक्यूमेंट साइन किया और उसने सरेंडर किया। और फिर ये वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ 2 सितंबर 1945 में। कहां से वर्ल्ड वॉर 2 एंड होता है तो पता चलता है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 बहुत बड़ा खतरनाक जंग था। इसमें 85 मिलियन से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। और इसमें जो एडोल्फ हिटलर था वो बहुत बड़ा जालिम था। उसने ये कहा जाता है कि उसने 6 मिलियन से ज्यादा ज्यूज को मारा था। उसकी वजह बहुत सारे हो सकते हैं कि वो हिब्रू के खिलाफ था, जुडाइज्म के खिलाफ था, वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ था। तो उसकी वजह भी हो सकता है, तो दूसरे भी वजह हो सकते हैं। तो उसकी वजह से उसने मारना शुरू कर दिया। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 इसलिए हुआ कि वही जैसे वर्ल्ड वॉर 1 का मकसद था कि पावर को हासिल करना, लालच, इन सब ने मिलकर वर्ल्ड वॉर 2 को जन्म दिया था। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।